नमस्कार, वेलकम बैक। आज बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी। इतनी पॉपुलर साहब कि पूरे भारत में छाई हुई है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक जहां देखिए आपको कांग्रेस ही कांग्रेस दिखती है। और अब पता लगा है कि दो स्टेट्स के अंदर स्यापा पड़ा हुआ है कि वहां पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाई कमांड, कहने को हाई कमांड है, लेकिन वो भारत छोड़ के बाहर जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट सेशन में आ गए हैं और वहां पर क्या कुछ कर रहे हैं आपके सामने है। लेकिन अपनी पार्टी को ये इतना एक्सपैंड इन्होंने कर दिया कि झाड़ू मार के इकट्ठा भी करना मुश्किल हो गया। अभी रिसेंटली पता लगा कि जो विधायक इनके जीते थे बिहार के अंदर, वो दिल्ली में मिलने गए। तो मिलने गए तो राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई सारे विधायक को ले आओ। तो कहते हैं सब, ये सब जो 6 बैठे हैं ये सारी हैं। तो बोले यार ये हालत है। वो कहता सभी को ले आओ, तो कहते सब सब सभी एक सोफे पे, एक ही सोफे पे बैठे हैं। ये सारे हमारे ही विधायक हैं। तो ये हालत है, झाड़ू मार के इकट्ठा करना मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन अभी पता लगा है कि 2 स्टेट्स के अंदर इनकी सरकार गिरने वाली है या चेंज होने वाली है या कुछ वहां पर भगवा होने वाला है। यानी कि एक-एक कर कर वो हरे रंग को छोड़कर भगवे की तरफ आ रहे हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका और झारखंड के ऊपर। बात करेंगे और किसी से नहीं, अवनीश जी से, जिनकी पकड़ इन सारे मुद्दों पे बड़ी ही सटीक होती है। और सुना है कि शायद आगे जाकर अमित शाह जी भी इनको बुलाने वाले हैं। अब बात करते हैं इन 2 मुद्दों पर। अवनीश जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड जय सिया राम। जय जय सियाराम समी जी, सबको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको भी नमस्कार। और कांग्रेस को भौं भौं। कांग्रेस दावा करती है कि वो भारत में गांधीगिरी करती है और गांधीगिरी करने का एकमात्र लाइसेंस कांग्रेस के पास है। जिनके पास गांधी के नाम पर कुछ फर्जी फर्जी गांधी हैं, जिन्होंने सरनेम चुरा के अपने आगे लगा रखा है। लेकिन भारत में इस समय कांग्रेस कुत्तागिरी कर रही है साहब, स्वानगिरी कर रही है, भौं भौं गिरी कर रही है। प्रधानमंत्री ने ड्रामा शब्द क्या कहा, उन्होंने कैरेक्टर बदल लिया। अचानक चौपायों के कैरेक्टर में घुस गए हैं, ये आप सब देख रहे हैं। इसलिए मैं अब कांग्रेस के किसी भी हैंडल को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं तो पिछले 24 घंटे से केवल भौं भौं लिख रहा हूं देवनागरी में, क्योंकि यही भाषा हो गई है कांग्रेस की राजनीतिक। खैर, आइए चलते हैं झारखंड। जरा पहले फिगर हो जाए, फिर मैं केमिस्ट्री बताता हूं। पहले मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, 2 क्लास हम लोग पढ़ेंगे और पूरी राजनीति झारखंड की समझ में आ जाएगी। और क्यों बदलनी चाहिए, पहला तो क्यों बदल रही है ये बताऊंगा, और क्यों बदल जानी चाहिए वो केमिस्ट्री, और उसको बदलना कितना जरूरी है ये भी बताऊंगा, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई बात ना आए। मोटा भाई, सरकार गिराते हैं, विरोधियों की तोड़ते हैं, ऐसे आरोप अनजस्टिफाइड लगे दर्शकों को, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम अतार्किक बात करें और करें कि नहीं साहब वहां सरकार गिरा दी, धड़ाम वहां गिरा दी, वहां गिरा दी, ये कांग्रेस का कैरेक्टर। अब मैं आपको बताता हूं। 2014 में झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए। 81 सीटें हैं वहां पे। 81 81 सीटें में से महागठबंधन बना था, जिसमें 56 सीटों पर उस महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। और एनडीए के मुकाबले झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन वाली, तब शिबू सोरेन जी जीवित थे, उसने सरकार बनाई और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बने। 34 सीटें इसमें से जेएमएम की हैं। 16 सीटें 16 सीटें कांग्रेस ने जीती। 4 सीटें लालू की, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी, और 2 सीटें वहां पर लेफ्ट पार्टी। ये सारी सीटें मिला के बनी 56। और वहां पर मेजॉरिटी यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए झारखंड में आउट ऑफ 81 आपको 42 चाहिए, 42 सीटें चाहिए होती हैं। बहुत अच्छी मेजॉरिटी थी गठबंधन के रूप में और सरकार बन गई। लेकिन अब अगर जेएमएम यानी कि 34 माइनस 16 कांग्रेस, 4 आरजेडी और 2 लेफ्ट अगर कर दिया जाए, और अगर बीजेपी आ जाए जिसके पास अकेले की 20 सीटें हैं, कांग्रेस की 16 और इनकी 20, अगर आप जेएमएम की 34 और 20 कांग्रेस की, कितनी हो गई? 54। अकेले केवल यही दोनों पार्टियां
अगर एक साथ आ गई तो मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी 42 के मुकाबले काफी कंफर्टेबल। लेकिन अभी और एज है, और कैसे 56 जो अभी इस गठबंधन के पास है, वो अगर एनडीए के साथ आ जाते हैं तो 57 हो जाती है, यानी अभी की पोजीशन से एक एमएलए इनके पास और एक्स्ट्रा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आजसू जो एनडीए का हिस्सा है उसके पास एक एमएलए है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली उनके पास एक एमएलए है, और जेडीयू के पास एक एमएलए है, तो 3 एमएलए ये, बाकी 54, यानी नंबर बनते हैं 57। तो ये आंकड़ा है कि अगर ऐसा होता है तो ये परिणाम आ जाएगा, और 57 सीट्स के साथ हेमंत सोरेन अपनी गवर्नमेंट आगे बढ़ाएंगे, और वो सो कॉल्ड भिंडी अलायंस इंडी अलायंस से निकल के एनडीए में आ जाएंगे। ये हुए आंकड़े। अब ऐसा हो क्यों रहा है? हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पिछले 5 दिनों से दिल्ली कैंप किए हुए हैं। उनकी अलग-अलग मुलाकातें नड्डा साहब से हो चुकी हैं, अमित शाह साहब से हो चुकी हैं। बीच में जो मैनेजर्स होते हैं, पॉलिटिकल मैनेजर्स, उनसे लगातार बातें हो रही हैं, और यहां तक अब खबरें निकल के आ रही हैं कि कल्पना सोरेन सेंटर जा सकती हैं, मिनिस्टर बन सकती हैं, और जेएमएम ऑफिशियली और कॉन्फिडेंट तरीके से इज्जत देते हुए एनडीए का हिस्सा होगी। ये सिचुएशन आई क्यों? देखिए साहब, झारखंड बिहार से ही निकल के बना है। जो भी दर्शक रीजनल होंगे या थोड़ी बहुत भोजपुरी जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो हिंदी के शब्द है, वो भोजपुरी सबको आ जाएगी। एक गाना बना हुआ था जब झारखंड अलग हुआ बिहार से। आपको पता है कि झारखंड मिनरल से रिच, खनिज संपदाओं से रिच एक पूरा इलाका है। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो एक गाना बना कि मिस्री मलाई खैलू कैलू तन बुलंद, यानी तुमने मिस्री खाई, मलाई खाई और अपने शरीर को बुलंद किया, हेल्दी किया। अब खइहा शकरकंद, जैसे हमारा ले ले, ले लोट्टा, अलगा भैले झारखंड, अब खइहा शकरकंद। तो ये दर्द था पूरे बिहार को कि हमारा मिनरल रिच एरिया जो है वो अलग हो गया। इसका मतलब क्या है कि बिहार की जो संस्कृति है वही झारखंड की संस्कृति है, कल तक बिहार था ही। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन जो आज के बिहार की रहने वाली है वो वहां झारखंड में है, क्योंकि तब तो भाई जैसे यूपी और उत्तराखंड का हिसाब किताब है, यही सेम चीज है। तो साहब, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो हेमंत सोरेन वहां कहे कि भाई हमने चुनी ली आपके गठबंधन, महागठबंधन जो आपने बनाया हुआ है, कांग्रेस, आरजेडी और बाकी लोगों का, उसके हम नेचुरल एलाई हैं, तो हमको आप 2-3 सीट दे दीजिए। इतनी थी, 2-3 सीट दे दीजिए। हालांकि उसको खबर बनाया गया कि नहीं साहब वो 8-10 सीट मांग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि 2-3 सीट दे दीजिए, 4 सीट जैसे आरजेडी हमारे यहाँ लड़ी हुई है। आपने तो 16 लड़ा हुआ है भाई, आप नेशनल पार्टी है। आप दावा करते हैं 150 पौने 2 साल पुरानी चरखा चला के आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया इस देश में। तो आप जो है हमको 2-3 सीट दे दीजिए। अब यहां पर राहुल गांधी का एरोगेंस वो सीन में आता है। पहले उन्होंने ओवैसी को भगाया लालू के घर से कि बिल्कुल नहीं, इसके साथ अलायंस नहीं करना। यही कांड उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ किया, और दलील देखिए क्या दिया। जो खुद नेशनल हेराल्ड में जमानत पर है, जो अगस्ता वेस्टलैंड का मुकदमा झेल रहा है, जो खुद गर्व से कहता है कि 25 एफआईआर और 25 मुकदमे हैं, जो भ्रष्टाचार की जननी परिवार से निकल के आता है, और दूसरी तरफ उसकी जोड़ी किसके साथ है, जिसके बाप के माथे पर लिखा है चारा चोर, सजा याफ्ता, भारतीय राजनीति का पहला ऐसा अपराधी जो सजा याफ्ता होके पॉलिटिक्स से डिबार हुआ पड़ा है। उन दोनों की करप्ट जोड़ियों ने हेमंत सोरेन को कहा कि नहीं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार और करप्शन के बड़े आरोप हैं, आपकी बुरी छाया हमारे ऊपर पड़ जाएगी बिहार में, तो हमको नुकसान हो जाएगा, हम आपको गठबंधन में नहीं लेंगे। वाह साहब, वाह। और हेमंत सोरेन ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, एक भी सीट नहीं जीते, वो अलग चीज है, प्रत्याशी उन्होंने उतारे, तो गठबंधन तो वहीं टूट गया बिहार में। और किसने तोड़ा? राहुल गांधी ने तोड़ा, तेजस्वी ने तोड़ा। तो अगर कोई दुष्ट पापी ये कहे कि हेमंत सोरेन और बीजेपी ने तोड़वा दिया गठबंधन, गलत, पापी, दुष्ट, माफी मांगो हमसे। तुमने गठबंधन तोड़ा भाई, तुम्हारे नेता राहुल गांधी ने तोड़ा और तेजस्वी ने तोड़ा बिहार में।
बिहार में जब तुमने गठबंधन तोड़ दिया और तुम सीरियल ऑफेंडर हो, सुन लो कैसे। हरियाणा में तुमने अखिलेश यादव को भगा दिया, मध्य प्रदेश गया अखिलेश यादव बेचारा की 2-4 सीट हमको दे दो, हम भी लड़ेंगे। कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश। दिल्ली में तुमने महाठग केजरीवाल को तड़ी पार कर दिया, बोला बक हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो तुम्हारा ये क्रम है, इतिहास है, डीएनए है पॉलिटिकल कि तुम गठबंधन को कभी भाव नहीं देते। तो गठबंधन वहां टूट चुका है और इसलिए अब ये कंपोजिशन अगर बन रहा है तो ये बड़ा नेचुरल कंपोजिशन बन रहा है। अब आते हैं तीसरी बात पर कि ऐसा क्यों होना चाहिए। सुमित जी, हम और आप यहां बैठे हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मिसकाल वाले भी मेंबर नहीं हैं। और मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं भारत के मतदाता के रूप में इतना गर्व करता हूं कि मुझे किसी पार्टी का मेंबर बनने की कोई तमन्ना भी नहीं है और कभी बनूंगा भी नहीं। फिर भी हम चमक के बैठ गए, दोनों लोग सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप चाइना में बैठ के, मैं भारत में बैठ के, कि झारखंड मुक्ति वहां झारखंड में जो है वो एनडीए की सरकार आई है, एनडीए की। क्यों? कारण है, कारण आपको मैं बताता हूं। एक शब्द में इसकी व्याख्या करता हूं, डबल इंजन की सरकार। पूरा भारत हमारा है और जब राष्ट्र प्रथम की राजनीति होती है तो उसमें कोई भी राज्य हमारा बीमार होकर बैठा रहे तो पूरा भारत इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं कर सकता। पूरी मालगाड़ी में से अगर एक डब्बे का भी सस्पेंशन सिस्टम खराब हो तो वो ट्रेन पलट सकती है, डिरेल हो सकती है। वेस्ट बंगाल की स्थिति यही है, सबसे बीमारू राज्य अगर आंकड़ों में, मैं उस पर भी कभी बात करूंगा और आंकड़ों के जरिए मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी और लेफ्ट ने इससे पहले रसातल में ढकेल दिया है और एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बन के वेस्ट बंगाल एक समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। आज झारखंड की स्थिति भी यही है। झारखंड ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है। ये हेमंत सोरेन की गलती हो सकती है, उनका बैड मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन स्थिति यह है कि आज वहां के एमएलए तो छोड़ दीजिए, वहां के मिनिस्टर अपना प्रोग्राम तक लगाने में शर्मा रहे हैं क्योंकि वो एक छोटा सा हैंडपंप भी सैंक्शन करने की स्थिति में नहीं है। पिछले 6 महीनों से वहां प्रोजेक्ट्स की हालत यह है कि चाहे वो सेंटर की योजना हो और चाहे स्टेट की योजना हो, उनमें फंड पहुंच चुके हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट उसमें होता है वो न दे पाने की वजह से प्रोजेक्ट बैठे हुए हैं, फाइल्स बैठी हुई हैं। अब डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी होती है? डबल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी होती है कि उससे सेंटर का सहयोग मिलता है, अच्छे तरीके से मिलता है, और जब अच्छे तरीके से मिलता है तो उस स्टेट का डेवलपमेंट अपने आप ट्रैक पे आ जाता है। हेमंत सोरेन बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे हैं और जो मॉडल सफल है। चंद्रबाबू नायडू चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी के एनडीए के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो अपने राज्य की ग्रोथ स्पीड को तनिक भी कम नहीं करना चाहते। एंड दिस इज द बेस्ट पॉलिटिकल डिसीजन फॉर ए रीजनल लीडर। इससे अच्छा कोई और डिसीजन हो नहीं सकता। मैं इससे पहले एक उदाहरण आपको देता हूं। उड़ीसा में बिजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक का, वो कभी भी अलायंस में नहीं रहे, बीजेपी को पटक पटक के धोया उन्होंने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी सीटें लेके आते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने तल्ख रिश्ता नहीं बनाया नरेंद्र मोदी से या सेंटर से, क्योंकि वो इस महत्व को जानते हैं कि हम सेंटर के साथ अगर चल रहे हैं तो हमारे साथ हमारे स्टेट के लिए भला हो रहा है। ठीक यही निर्णय नीतीश कुमार जी ने लिया और आप देखिए डिलीवरी और ग्रोथ और डेवलपमेंट के मॉडल पे इलेक्शन जीत लिया, जातिवाद और तमाम तरह की नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दी। अब हेमंत सोरेन को यह समझ में आ रहा है और आ चुका है कि अगर हमें झारखंड को, अपने राज्य को डिलीवर करके दिखाना है तो हमें डबल इंजन का हिस्सा होना है, और इसे कहते हैं पॉजिटिव ब्लैकमेलिंग। मैं ब्लैकमेलिंग शब्द और पॉजिटिव दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ग्रोथ के लिए, अच्छी बात बनाने के लिए, अगर आपको यह कहा जा रहा है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा,
तब तुझे अच्छी तरह हम पहुंचा देंगे, तेरा सफर आरामदायक होगा। तो ये पॉजिटिव और ब्लैकमेलिंग दोनों का वो सम्मिश्रण है जिसे पूरी दुनिया में अपनाना चाहिए और लागू करना चाहिए। आप चाहे जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर देख लीजिए, पॉजिटिव चीज के लिए अगर किसी पर दबाव डाला जा रहा है तो इससे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या होती है भाई। और यहां राजनीतिक दबाव अपने आप नेचुरली आया है, क्योंकि झारखंड की स्थिति खराब है। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं कतरा होके भी तूफानों से जंग लेता हूं। मैं कतरा होके भी तूफानों से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। तो झारखंड की स्थिति यही है। और हेमंत सोरेन ने मान लिया है कि मैं कतरा हूं, इस समय तूफानों से जंग कर रहा हूं, और मुझे बचाना, मुझे संवारना, मुझे आगे बढ़ाना, मुझे कंधे पर हाथ रख के सपोर्ट करना, झारखंड की जनता को, झारखंड के आदिवासियों को, झारखंड की जमीन को, झारखंड की नेचुरल अपॉर्चुनिटीज को, इन सबको अगर आगे बढ़ाना है तो ये जिम्मेदारी समंदर की है, नरेंद्र मोदी की है, सेंटर की। इसलिए बहुत बढ़िया। ये नेचुरल अलायंस है, समय की मांग है। और बहुत जल्द हम इसकी खबर सुनेंगे और हमें स्वागत करना चाहिए कि ये हो, क्योंकि हमारा झारखंड, मैं हमारा झारखंड कह रहा हूं। आप मुझे तमिलनाडु के बारे में बात कीजिएगा तो मैं कहूंगा मेरा तमिलनाडु। पंजाब, मैं पंजाब के बारे में बार बार क्यों दुखी रहता हूं? मेरा पंजाब, साडा पंजाब भाई, मेरा पंजाब है। और मैं हर एक के मुंह से ये सुनना चाहूंगा कि मेरा यूपी, मेरा यूपी। तभी भारत होगा। और इसी को कहते हैं सारी चीजें किनारे करके राष्ट्र प्रथम की भाव में एक साथ काम करना। तो झारखंड से बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी, और ये वहां की जरूरत है। और वहां के एक एक नेता इस बात के लिए तैयार है कि जितनी जल्दी हो सके एनडीए का हिस्सा बनके और झारखंड को एक बार फिर रैपिड ग्रोथ की लाइन में ले आया जाए। जी। सर, हमने देखा कि दुनिया भर में जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वहां पर तरक्की आती है। हमने मिडल ईस्ट के अंदर देखा, उनके पास तेल था, उनके पास गैस है, तो अब देखिए कितनी तरक्की कर गए। ये भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर जितनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उतना ही ज्यादा वो नर्क में रहते हैं। बिहार के अंदर भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वो नर्क में रहा। लेकिन हमने देखा कि आपने बोला बीमारू स्टेट है, लेकिन बीमारू स्टेट पता नहीं कैसे, जैसे ही एनडीए के पार्ट बनते हैं, वो स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। अब बिहार देख लीजिए, अब यूपी देख लीजिए, यहाँ पर कोई जाना चाहता नहीं था, वहां पर लॉलेसनेस था, अभी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है कि झारखंड का भी यही हाल हो। एंड आई फुली एग्री विद यू, इसी अगर ये अगर एनडीए का पार्ट बन गया, तो ये जो बीमार है, जो जो कांग्रेस के साथ रहा, वो या तो दिमाग से खराब हो गया, दिमाग ही खराब हो गया उनका, या बीमार हो गया। लेकिन मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है बिहार के अंदर। मैंने देखा कि वहां पे तेजस्वी यादव जब अभी-अभी वहाँ पर विधानसभा में गए, उनकी स्पीच सुनने वाली थी। मैंने आज तक इस बंदे को कभी एप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन उसकी 3 मिनट की स्पीच, भई जैसे ही राहुल गांधी के चंगुल से निकला है, अकल आ गई है। लेकिन आपको लगता है कि उसको तो अकल आ गई, झारखंड वाले को अकल आ रही है? क्या डीके शिव कुमार को भी अकल आएगी? क्या वो भी कुछ खेला करेंगे कि वहाँ पर भी कुछ हो जाए? और राहुल गांधी के चंगुल से निकलकर अपने जो बिल्कुल सही तरीके से तेज स्पीड से चलने वाला कर्नाटका आज बीमारू स्टेट हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी का बोझ डालते-डालते वो भी बीमार हो गए। जी। नहीं साहब, देखिए कर्नाटक की स्थिति अलग है। कर्नाटक की स्थिति अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो वहां गैंगवार हो रही है। वहां गैंगवार हो रही है। और गैंगवार कैसे हो रही है? सरदार ने यानी मालिक ने ये कहा था चंबल के कि ऐसा है छबिराम, 6 महीना तुझे गैंग का लीडर बनाता हूं, लूटो, खाओ, हमें भी खिलाओ। 6 महीने के बाद ये जो लाला राम है, बंदूक इसको दे देना, फिर ये लूटेगा, खाएगा और हमें खिलाएगा। डीके शिव कुमार स्पॉन्सरर हैं, वो प्रायोजक हैं, कांग्रेस को फंड करते हैं। और सिर्फ कर्नाटक में नहीं फंड करते, बिहार के चुनाव में डीके शिव कुमार का क्या रोल है, ये अगर फिगर्स में आ जाए तो लोग चौंक जाएंगे। वो फंडर हैं कांग्रेस के।
इसलिए डीके शिव कुमार के सामने ब्लैकमेल हो रहे हैं आला कमान, 10 जनपद, सोनिया और राहुल। वहां लूट के माल में हिस्सेदारी का गेम चल रहा है। कमिट किया था उन्होंने कि आधा टाइम तुमको बना रहे हैं, आधा टाइम तुमको बनाएंगे। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी और 10 जनपद सोनिया की ये ताकत नहीं रह गई है कि वहां पर वो आला कमान की हैसियत से कह दें कि नहीं, तुम अब डीके शिव कुमार को दे दो। नहीं, स्थिति रह गई है। दूसरा, ये स्थिति क्यों नहीं रह गई है? क्योंकि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो जानते हैं कि इन दोनों तीनों के नाम पर एक वोट नहीं हासिल हो रहा है, चुनाव जीता नहीं जा सकता, ये लगातार हारने वाले लोग हैं। इसलिए वहां पर आप ये मत समझिए कि डीके शिव कुमार के पास नंबर तो जब चाहेंगे वो आ जाएंगे, वो खरीद लेंगे नंबर, और कांग्रेस में बिकने का कल्चर है। नंबर 2 मिनट में आ जाएगा। फंड की कमी नहीं है डीके शिव कुमार के पास, क्योंकि कर्नाटक को कांग्रेस सरकार बहुत कायदे से लूट रही है। कहते हैं ना कि न उड़ा यूं ठोकरों से मेरी खाके कब्र जालिम, बस एक रह गई है मेरे प्यार की निशानी। तो इक्का दुक्का राज्य हैं जहां दुकान चल रही है, तो वहां से खूब मोटा माल खाया जा रहा है, छत्र फूंका रहे हैं। और जब मालिक खाने की नियत से आता है ना, तो ऊपर वाला अगर 100 रुपया खाने की दरकार रखता है, तो नीचे वाला 10,000 रुपया खाता है, तब उसमें से 100 रुपया निकाल के ऊपर दे आता है। यानी लूट का क्वांटम बढ़ जाता है। साहब, कर्नाटक के फ्रीबीज आज तक एक भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। चावल नहीं है, चावल खाने के लिए। कर्नाटका की ये स्थिति, अगर सेंट्रल पूल से उसे अन्न न मिले, अगर फ्री राशन की योजना सेंटर की न चले, तो कर्नाटक के जो हमारे अभी अशक्त लोग हैं वो भूखों मर जाए, भूखमरी की स्थिति आ जाए। अभी सेंटर से टकराव हुआ था लगातार, तो कुछ स्टेट्स को चावल डायरेक्ट करने के लिए सेंट्रल ने बोला कि अपने पूल से चावल डायरेक्ट कर दो। उत्तराखंड से राइस, पंजाब से राइस, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से राइस डाइवर्ट हुआ है, और तब कर्नाटक के हमारे भाई बहन भोजन पा रहे हैं। ये स्थिति है। तो वहां गैंगवार चल रही है, और डीके शिव कुमार का दिल ईश्वर करे कभी न बदले। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा बैगेज भारतीय जनता पार्टी को अपने सर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वहां नकारात्मक दृष्टि से बदलाव होगा। झारखंड से स्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इसलिए कर्नाटक में मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हां, कर्नाटक में अंदरूनी उठापटक चलती रहेगी, सरकार वहां नहीं गिरेगी। जब 10 जनपद और ये फर्जी गांधी खानदान हिम्मत कर लेगा, जिगरा पैदा कर लेगा कि वहां दो छत्रपों में आपस में समझौता करा ले, तो एक रिजीम चेंज वहां पर आपको दिखाई दे सकता है। लूटेंगे वो भी, लूटेंगे ये भी, लूटेगी दिल्ली भी। तो ये फिलहाल जो जनादेश कर्नाटक की जनता ने दिया है, ये उसका प्रारब्ध है, उतना तो भोगना होगा। 5 साल का प्रारब्ध पूरा करना होगा। जी। बिल्कुल सही सटीक आपकी जानकारी सर। आई वाज़ थिंकिंग मे बी कर्नाटका में खेल होगा, लेकिन आपने बता दिया कि खेल ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये बैगेज बीजेपी को उठाना पड़ेगा। सर, ये भी विधि का विधान है या हमारे हिंदुओं को समझ नहीं आता? सनातनियों को तो हम समझ आता है। सनातनी हिंदी में हिंदू में फ़र्क है। सनातनी वो जो कभी झुका नहीं, कभी ना झुकेगा, ना ही भीख माँगेगा क्यूआर कोड देकर। हिंदू वो जो 1 लाख का लालच में 1 लाख के लाल के में लालच में अभी भी कांग्रेस को वोट करता है। और ये पता नहीं विधि का विधान है। 56, 57 मुसलमान कंट्री हैं, 4 छोड़ दीजिए जिनके पास तेल गैस है, बाकी सब भीख मंगे हैं। और जहाँ-जहाँ कांग्रेस जाती है वहाँ पर भी स्टेट भीख मंगा हो जाता है। तो जो आपने वर्ड यूज़ किया फर्जी गांधी, अब लोगों को समझ आना चाहिए ये कौन-सी कम्युनिटी से आते हैं। सर, झारखंड की बहुत अच्छी न्यूज़ दी आपने, बहुत-बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया। एंड आई होप कि जो आपने बोला है आपके मुँह में घी शक्कर डालने के लिए मैं खुद भारत आऊँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वाह वाह।